हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। नॉर्मली मैं आपको सारे अपडेट्स देता हूँ न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, या जो भी चीज़ें होती हैं, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें मैं अपने एंड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग इसलिए है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है, ट्विटर कैंपेन भी किया गया और सभी टीचर्स के द्वारा भी प्रयास किया गया कि नई वैकेंसी का कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन सरकार और रेल मंत्रालय बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो छात्रों के हित में थोड़ा सा नोटिफिकेशन दे या कोई जानकारी दे। तो स्टूडेंट के तरह तरह के कमेंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तैयारी किस तरह से करें। और जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेलवे से हटके कुछ वैकेंसीज़ आपको बताई थी, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर हम तो रेलवे पर ही आस लगा के बैठे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझनी होगी। देखो, कोई भी वैकेंसी आती है, एक नॉर्मल भी अगर आप देखो, ग्रुप डी में 1 लाख पद आए थे और 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो थोड़ा सा आपको भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। देखो, 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, मान लो कि चलो 50 लाख भी उसमें एग्ज़ाम देने गए, वैसे ज़्यादा ही गए थे, 60 लाख 70 लाख के करीब। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगा के रखते हैं। ये बात थोड़ी सी आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन कभी भी झूठी उम्मीद खुद से लगाना बिल्कुल गलत है। अपना स्वयं का आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आप खुद को स्वयं से अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। जितना आप अपने बारे में जानते हो कोई नहीं जानता है। ये बात आपको भी पता होती है कि आप क्या कर सकते हो। आप एएलपी क्लियर कर सकते हो, टेक्नीशियन क्लियर कर सकते हो, जेई कर सकते हो, या ग्रुप डी क्लियर कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। बहुत मेरे पास अगर कमेंट आते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा किसकी तैयारी करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखो, मन पढ़ाई में तब लगेगा जब आपके पास एक टारगेट होगा। टारगेट कब मिलता है? जब हमें ये पता होता है कि हमारे पास कोई वैकेंसी है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, वो टारगेट हमारे पास नहीं है। तो इस टाइम पर ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से टारगेट बना सकते हैं, आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, अपने माइंड को स्टेबल किस तरह से रख सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है उस लेवल तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला अपनी क्षमताओं के बारे में आप खुद, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे डिसीजन लीजिए कि क्या आप इस लाइन में आना चाहते हैं। देखो, गवर्नमेंट की यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना एक ऐसी लाइन है, या तो ये आपको सक्सेसफुल बना देगी या फिर ये आपको बर्बाद कर देगी। मैंने भी अपनी लाइफ के लगभग 4 साल इसमें बर्बाद करने के बाद एक मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। हालांकि मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो, ये होता है कि कुछ ना मिलने से बेहतर है कि जो मिला है उसी में अपना हम लोग संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लाइफ को थोड़ा सा जो है एक दिशा दो और एक टारगेट बनाओ। अब इस वीडियो में मैं आपको एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर के बारे में बताऊंगा क्या कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर पाओगे आराम से कि आप किसके लिए तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी वाला नहीं है, लेकिन वो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं जिनका ज़्यादा वेटेज रहता है। जैसे जेई की बात करें, टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है आई थिंक, उसमें वो आपका कमज़ोर है और आप जेई बनना चाहते हैं। तो ये जिस तरह से कंफ्यूज आपका माइंड है, ये मैं आपको एक सही पाथ दिखाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, मुझे पता है, और वही इन बातों को समझेंगे भी। वैसे तो अलग अलग विचार होते हैं सभी के। तो कहने का मतलब क्या है कि वीडियो देखने के बाद आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आप किसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, हाल फिलहाल में हमने देखा जीडीसी की वैकेंसी आई और जो चीज़ें इंटरनली जो भी कुछ बाहर आया नोटिस, तो देखने से यही लग रहा है कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर की ही वैकेंसी यहाँ पे सबसे पहले आ सकती है। ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी के लिए मान के चल सकते हैं कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी ओपन मार्केट में आएगी, और उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मैंने पूरा डाटा यहाँ पे लिखा है। देखो, नॉर्मली क्या है कि टाइम की कमी की वजह से मैं ये नोटबुक पे ही नोट डाउन कर लेता हूँ। बड़ी बड़ी पीपीटी वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा क्लियरली। यहाँ पर ये जूनियर इंजीनियर है, गुड्स गार्ड है, एएलपी और इधर टेक्नीशियन है। इन सभी की क्वालिफिकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड, पैटर्न, सब्जेक्ट और इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप किसकी तैयारी कर सकते हैं और किस में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस मेरी बातों को थोड़ा आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के बारे में। जेई की क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपके पास है 3 साल का, बीई बीटेक आपने किया है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने बीएससी किया है, तो आप जेई के लिए एप्लीकेबल है। अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसकी तैयारी करनी है? सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन को देखो। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप अप्लाई कर पाओगे, तो आपका फोकस वहीं हो जाएगा। मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास डिप्लोमा नहीं होगा, बीई बीटेक नहीं होगा, बीएससी नहीं होगा, तो वो जेई के लिए पहली बार हो जाएंगे, उनके पास बचेंगे
तीन ऑप्शन, गुड्स गार्ड, एएलपी, टेक्नीशियन। और यहाँ पे जैसे अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगर आईटीआई है तो इसके लिए कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये चीज़ें सेट कर लेनी है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ गुड्स गार्ड की, तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। लोको पायलट में अगर 10th के साथ आईटीआई किया है तो भी भर सकते हो, 10th के साथ डिप्लोमा किया है तो भी भर सकते हो, बी बीटेक किया तब भी भर सकते हो। टेक्नीशियन में सिर्फ 10th के साथ आईटीआई, और अगर आपने 12th किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से तो कुछ पोस्ट उनके लिए भी आती हैं। ये तो होगी बात क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर भी आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये वाली मैं नहीं कर सकता तो इसका छोड़ देता हूँ, ये नहीं कर सकता, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा फैक्टर इंक्लूड होता है एज का। अब बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज भी हो चुके हैं तो एज भी आपको देखनी होगी। तो एज की बात करूँ, जूनियर इंजीनियर की जो एज होती है 18 से 33 होती है यूआर के लिए। अब इसमें SC ST को 5 साल जोड़ देना एक्स्ट्रा और ओबीसी का 3 साल जोड़ देना, यानी कि ओबीसी 36 तक कर सकते हैं और वो लोग यहाँ पे 38 तक कर सकते हैं SC ST वाले। उसके बाद गुड्स गार्ड की जो एज होती है वो 18 से 30 होती है यूआर के लिए। बात करें एएलपी की 18 से 30 होती है यहाँ पर भी, और टेक्नीशियन में 18 से 28 होती है यूआर के लिए। तो अब दूसरा फैक्टर आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि भाई एज मेरी है या नहीं है, या जब तक वैकेंसी आएगी तब तक मैं ओवर एज हो जाऊंगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे ये 18 से 28 है, हो सकता है कि जब तक टेक्नीशियन की वैकेंसी आए आप ओवर एज हो जाए, तो आपका ये यहाँ पे एक जो पॉइंट है, मतलब कि एक वैकेंसी है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, तो यहाँ से भी आप जो है अपने आप को एक टारगेट दे सकते हो। तीसरा यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले आपको अपना पता होना चाहिए कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या। कैसे पता कर सकते हो? किसी भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आइज़ वाले डॉक्टर के पास जाओ और जो भी फीस है वो पे करके आप अपना कंप्लीट मेडिकल आइज़ का करा लो। उसमें वो आपकी आई थिंक 500 रुपये फीस में, मैंने भी कराया था। सारी चीज़ें करते थे हैं, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर देते हैं, फोक टेस्ट कर देते हैं, आई साइट का नियर विजन, डिस्टेंस विजन, सारा करके एक प्रॉपर आपको तैयार करके परफॉर्मा देते हैं कि भाई ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है। तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से 500 रुपये जाके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपके आसपास कोई है बढ़िया, तो जाके आप लोग अपना सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड कराओ। वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की, तो A3 से लेकर C1 तक यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। तो लो मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, तब भी आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। बात करें गुड्स गार्ड की, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। अब लोको पायलट में हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है, ठीक है। तो A1 अगर आपका नहीं है तो बेकार है इसकी तैयारी करना, लास्ट में एलिमिनेट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो B2 C1 B1 तक यहाँ पे होता है, तो लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड भी टेक्नीशियन में चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। तो जूनियर इंजीनियर का जो पैटर्न होता है, इसमें CBT1 CBT2 और DV मेडिकल 3 स्टेप होते हैं, उसके बाद कंप्लीट। बात करें गुड्स गार्ड की, CBT1 CBT2 और DV मेडिकल होता है यहाँ पे भी, इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर बात करते हैं लोको पायलट की, CBT1 CBT2 CBAT जिसको साइको टेस्ट बोला जाता है, और DV मेडिकल, यहाँ पे स्टेप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग अपनी जो आपका टैलेंट है, आपकी जो क्षमता है, उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। CBAT के बारे में थोड़ा पता करो, देखो कि CBAT का इतना रूमर क्यों बना हुआ है कि भाई CBAT नहीं होता है, साइको टेस्ट क्लियर हर कोई नहीं करवाते, क्यों? क्या वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी है? क्या वो पकड़ आप नहीं कर सकते हो? तो ये चीज़ें यहाँ पे चेक कर लो। अगर आपको लगता है भाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो और दूसरी साइड आप जा सकते हो। बात करें टेक्नीशियन की, CBT1 CBT2 DV मेडिकल, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला सबसे डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे CBAT एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ तक आप इन फैक्टर से भी बहुत चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट को देख के भी एलिमिनेशन कर सकते हो। यानी कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स वीक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का साइंस वीक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं। ओवरऑल यहाँ पे CBT1 CBT2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिक्स रहेगा, इसमें रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा और टेक्निकल रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। अब देख लो, अगर आप टेक्निकल में वीक हो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी की साइड जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें चेक करने में आसानी हो कि आप किस में ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ सकते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो इधर आप ये देख सकते हो। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे इसकी, ये है आपका गुड्स गार्ड, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और आपका जो है उसके बाद DV मेडिकल। सबसे आसान जो सिलेबस है ना वो गुड्स गार्ड का, ये बात ध्यान रखना। सबसे कम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे आप कह सकते हैं ईजी यही पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम लोग ALP की, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद CBAT यानी कि साइको टेस्ट। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल में ये दोनों बराबर है, JEE और ये। इवन यहाँ पे ALP मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपका CBAT भी होता है, इधर आपका CBAT नहीं होता, लेकिन इधर 100 मार्क्स का टेक्निकल भी होता है, ये बात ध्यान रखना। बात करें अगर हम लोग टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे CBAT रिमूव हो जाएगा। तो सबसे ईजी ये, सेकंड नंबर पे आप ये कह सकते हो, थर्ड नंबर पे आप जो है इसको कह सकते हो, फोर्थ नंबर पे ये कह सकते हो। मतलब डिफिकल्टी लेवल में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, उससे कम और सबसे कम ईजी, मतलब कि सबसे कम डिफिकल्ट, सॉरी, ये ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो, मान लो यहाँ तक आप एलिमिनेट करके आ गए, अब उसके बाद आपको सैलरी के अकॉर्डिंग जाना है। तो सैलरी भी देख लो, सबसे ज़्यादा नहीं, आप कह सकते हैं बढ़िया सैलरी 50 से 60 हज़ार इनिशियल JEE के लिए।
उसके बाद गुड्स गार्ड 50 से 60 यहाँ पे लगभग इतनी रहती है इनिशियल, 45 से 50 एलपी के लिए और 35 से 40 आपकी टेक्नीशियन के लिए। सैलरी में ये तीनों आप बराबर कह सकते हो, जेई और ये आपका गुड्स गार्ड और ये एएलपी, ये तीनों लगभग सिमिलर ही हैं, तीनों ही हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ठीक है, इधर इसमें थोड़ी सी लो सैलरी रहती है टेक्नीशियन में, तो सैलरी के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब उसके बाद अदर बेनिफिट्स अगर देखना चाहें तो सबसे पहले जेई की बात करते हैं। प्रमोशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अच्छे प्रमोशन चांसेस हैं, फिक्स टाइम रहता है ड्यूटी का, अच्छी खासी छुट्टियां मिल जाती हैं, सोशल लाइफ अच्छी रहती है, हाई सैलरी रहती है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गुड्स गार्ड की, लॉन्ग ड्यूटी रहती है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, हॉलीडे कम मिलते हैं, सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहती है, सैलरी बहुत हाईएस्ट रहती है। बात करें एलपी की, प्रमोशन के चांस अच्छे होते हैं, फिक्स ड्यूटी नहीं होती है, लेस हॉलीडे रहते हैं, सोशल लाइफ थोड़ी सी खराब रहती है। अब बात करें अगर बिल्कुल सोशल लाइफ आपको अच्छी चाहिए, घर से जुड़ा रहना है, तो इसमें टेक्नीशियन बेस्ट है। प्रमोशन थोड़े कम रहते हैं लेकिन फिक्स ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, छुट्टी अच्छी मिल जाती है, सोशल लाइफ गुड रहती है। अब मैंने सभी एस्पेक्ट पे आपको एक एक चीज़ बताई है, ये मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा पूरा, और वहाँ से भी आप इसको देख लेना। एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब इसको देखने के बाद आप खुद से एलिमिनेट कर सकते हो, खुद से ये टारगेट बना सकते हो कि आपको किस साइड जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।